हेलो एवरीवन। जैसे कि आप सबको पता है, अभी थोड़ी देर पहले केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर केवीएस का नोटिफिकेशन आया जिसमें बहुत सारी पोस्ट है और साथ में हमारी केवीएस पीआरटी की भी वैकेंसीज हैं। तो आप सबको पता है कि सबका जो है एग्जाम पैटर्न जो है चेंज हो चुका है, सिलेबस चेंज हो गया है, इंटरव्यू और रिटर्न का रेशियो चेंज चुका है। जबकि जो हमारा लास्ट टाइम 2018 वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, 2018 का केवीएस का जो एग्ज़ाम था वो ऑलरेडी चेंज पैटर्न पर ही था। ठीक है, बट कोई बात नहीं, दोबारा से एग्जाम चेंज हो गया तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो पीडीएफ है, मैं इसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में हर एक का एग्जाम पैटर्न दे रखा है, मीन्स पीजीटी का, टीजीटी का, पीआरटी का, म्यूजिक का, लाइब्रेरियन का, प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का, मीन्स जितनी भी पोस्ट है उसका। ठीक है, तो अभी हम सारी थोड़ा सा साइड रखते हैं, मीन्स पीजीटी टीजीटी ये सारी चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम डायरेक्ट जो है पीआरटी का जो हमारा चेंज हुआ सिलेबस है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्या चेंज हुआ सिलेबस है क्या नहीं, दोनों में डिफ्रेंशिएट क्या है, पहले कितने नंबर का होता था अब कितने नंबर का हो गया, कौन कौन भर पाएगा, एज लिमिट क्या है, क्या सीटेट अपियरिंग वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, बीएड वाले इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वैसे अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट की वीडियो देखी होगी तो उसमें जहाँ तक है मैंने उसको नोटिफिकेशन में से ही पढ़ के आपको बता दिया था कि हाँ ये सीन है, बीएड वाले देंगे या नहीं, और एज रिलैक्सेशन क्या है। बट स्टिल जो स्पेशली पीआरटी वाले हैं एक बार हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर है वो स्कीम फॉर एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ पीआरटी की पोस्ट के लिए है, प्राइमरी टीचर के लिए। तो द रिटर्न टेस्ट इज ऑफ 180 मार्क्स। हमारा जो रिटर्न टेस्ट है वो 180 नंबर का हो गया है, जबकि ये पहले 150 नंबर का होता था। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। नेगेटिव मार्किंग की तरफ से थोड़ा सा निश्चिंत रहो, क्योंकि अभी तक जो है ना केवीएस के एग्जाम में कभी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इस एग्जाम में भी वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, कैरिंग 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन। द ड्यूरेशन ऑफ रिटन टेस्ट विल बी 180 मिनट्स विदाउट एनी टाइम लिमिट फॉर ईच पार्ट इंडिविजुअली। पूरी ड्यूरेशन की जो हमारी लिमिट रहेगी कितनी रहेगी, 180 मिनट्स, यानी कि 3 घंटे। 3 घंटे में 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं। कोई एज लिमिट नहीं है, टाइम लिमिट नहीं है इंडिविजुअली पार्ट के लिए। किसी भी पार्ट पर हम कितना भी फोकस कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। इससे पहले 2.5 घंटे में केवीएस का एग्जाम करना होता था, क्योंकि 150 क्वेश्चन आते थे तो 2.5 घंटे मिलते थे। अब इन्होंने 30 क्वेश्चन बढ़ाए हैं तो 30 मिनट भी बढ़ा दिए। ठीक है, तो देखते हैं अभी सेक्शन नेम क्या है। नेचर ऑफ क्वेश्चंस, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस 20 मार्क्स का है। जनरल इंग्लिश जो है 10 नंबर की है, 10 क्वेश्चन, और जनरल हिंदी भी है 10 क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट के पैटर्न से अगर आप थोड़ा सा करो तो उसमें क्या होता था, 10-10 नंबर की हिंदी इंग्लिश आती थी प्रोफिशिएंसी वाले में, और 15-15 नंबर की अलग आती थी जिसमें वो क्वालिफाइंग होता था। तो अभी इस वाले पर्टिकुलर पूरे में क्वालिफाइंग जैसा तो कुछ लेना देना है नहीं। उसमें क्या होता था, अगर 15-15 नंबर में आपने मिनिमम 40% लाना था, अगर वो क्वालिफाई नहीं होता था तो आपका पूरा पेपर चेक नहीं होता था। बट अभी इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, और जैसे एनवीएस में हुआ है ना इस बार, वैसी, बट इस बार ऐसा कुछ नहीं है केवीएस में। अभी क्या है, प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज 10 नंबर की इंग्लिश है, 10 नंबर की हिंदी है। ठीक है, ये 20 नंबर का है। इसके बाद है हमारा पार्ट सेकंड में क्या है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर। तो ये टोटल 20 मार्क्स की है। और अगर पहले का कंपेयर करो तो ये पहले 30 नंबर का था, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर के थे, रीजनिंग 10 नंबर की थी, और कंप्यूटर लिटरेसी हमारी 10 नंबर की थी। बट अभी इन्होंने क्या करा है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर तो हमारे 10 नंबर के ही हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर 10 नंबर के हैं। रीजनिंग एबिलिटी को 5 नंबर का कर दिया है, 5 क्वेश्चन आएंगे, और कंप्यूटर लिटरेसी भी 5 नंबर की, यानी 5 क्वेश्चन कर दिया है। तो ओवरऑल जो हमारा पार्ट सेकंड है वो 20 मार्क्स का हो गया। पहले ये 30 मार्क्स का था, तो 10 नंबर इसमें डिडक्ट कर दिए। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इन्होंने इंक्रीज़ करा है ना, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करा है, 40 नंबर का इंक्रीज़ करा है इन्होंने, पार्ट थर्ड, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। ये जो पहले पार्ट है ना 20 नंबर का आता था, अब इन्होंने इसको 60 नंबर का कर दिया। तो देखो 10 नंबर तो यहाँ से इन्होंने ये डिडक्ट करे, और ऊपर जो हिंदी इंग्लिश वाला है ना वो 30 नंबर इन्होंने वहाँ से डिडक्ट करे हैं। इस तरीके के इन्होंने 40 नंबर यहाँ पे इंक्लूड करे हैं, और एक साइंस इन्होंने हटाई है। ठीक है, और अभी हिंदी इंग्लिश वो आएगी, अभी उसको भी डिस्कस करते हैं। और 20 नंबर की इन्होंने साइंस हटा दी। पहले साइंस आती थी 20 नंबर की, पहली क्या एक ही बार आई थी वो, बट इन्होंने वो साइंस हटा दी। और तो डिस्कस करते हैं, कोई नहीं। पार्ट थर्ड क्या है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। तो इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर। केवीएस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये ना अपना जो भी है ना सिलेबस प्रोवाइड करता है। तो अभी हम तो सिर्फ पैटर्न पढ़ रहे हैं कि क्या पैटर्न है। इसके बाद ना केवीएस ने सिलेबस भी दिया हुआ है कि किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ना है, तो सिलेबस भी दिया हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। सिलेबस को भी अभी हम अच्छे से करेंगे डिस्कस। उस हो सके तो कहीं कॉपी वगैरह में नोट कर लेना, क्योंकि पीडीएफ खोलोगे बार बार देखोगे, कहीं पीडीएफ खोलने के चक्कर में कहाँ से कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता, टाइम बहुत वेस्ट होता है। और अब टाइम वेस्ट करने का देखो टाइम है नहीं, सिलेबस जो है चेंज हो चुका है।
तो आपको, मेरे को, किसी को भी अच्छे से तैयारी करनी है सारी, है ना। तो तैयारी करेंगे, अब टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं क्या है। अंडरस्टैंडिंग द लर्नर 15 क्वेश्चन आएंगे। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, जिसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स आते हैं ना, चाइल्ड सेंटर्ड मेथड, टीचर सेंटर्ड मेथड, सब्जेक्ट सेंटर्ड मेथड, ये सब। क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप, जिसमें हमारी एसएमसी आती है, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती है। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, जैसे जो एजुकेशन में जो फिलॉसफीज़ हैं वो क्या चलती हुई आ रही है वो। तो 60 नंबर की ये है। और सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस कितना है हमारा, 80 मार्क्स का, ठीक है। और ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या है, इसके अंदर 4 सब्जेक्ट हैं, उनको अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 सब्जेक्ट हैं और चारों ही 20-20-20 नंबर के हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ओवरऑल है, ये हमारा 180 मार्क्स का पेपर प्रिपेयर होता है। 20 मार्क्स, 20 मार्क्स और 60 मार्क्स, तो ये हो गए 100 और 80 मार्क्स का हमारा सब्जेक्ट सिलेबस, ठीक है। तो ये एक एग्जाम पैटर्न है। सिर्फ अभी हमने एग्जाम पैटर्न डिस्कस करे कि इसमें कितना क्या आ रहा है, इसके बाद हम सिलेबस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट। प्रोफेशनल मीन्स की जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम बच्चों को कैसा पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाने वाले हैं। तो जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 60 मार्क्स का है। तो उसमें डेमो टीचिंग जो रहेगी 30 मार्क्स की और इंटरव्यू रहेगा 30 मार्क्स का, ठीक है। इससे पहले क्या होता था, इंटरव्यू 60 नंबर का ही होता था, बट 15-15-15 नंबर के 4 सेशन में बटा होता था। तो 15 नंबर प्रेजेंटेशन के मिलते थे, 15 नंबर अपीयरेंस के मिलते थे, 15 नंबर टीचिंग के मिलते थे और 15 नंबर ओवरऑल जो सारी परफॉर्मेंस होती थी उस पर। बट अभी डेमो टीचिंग हमारी एक अकेली 30 मार्क्स की है और बाकी का इंटरव्यू 30 मार्क्स का है, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा है, द वेटेज ऑफ रिटन एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट की जो इन्होंने वेटेज क्या कर दी है, 70 और 30 कर दी है। तो जो बच्चे रिटर्न एग्जाम में अच्छे हैं और जो मतलब थोड़े से इंटरव्यू में मीन्स थोड़े से एक्सट्रोवर्ट है, मीन्स जो अपनी फीलिंग्स को अच्छे से बता पाते हैं और जो इंटरव्यू में अच्छे हैं, जो डेमो अच्छे से दे पाते हैं, मीन्स जो कॉन्फिडेंस रहते हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। बट जो जैसे मेरे जैसे बच्चे हैं ना, मतलब जो एकदम से सामने प्रेजेंटेशन देनी हो तो एकदम से घबरा जाते हैं और थोड़ा सा इंग्लिश स्पीकिंग में जिनको प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा गलत बात है, मीन्स अच्छी बात नहीं है। क्योंकि अब इन्होंने जो इंटरव्यू का वेटेज कर दिया ना वो 70-30 कर दिया है। इससे पहले क्या होता था, 85:15, मीन्स कि रिटर्न एग्जाम में जितना आपने स्कोर कराया ना उसका 85% वैल्यू रखता था और 60 में से इंटरव्यू में 60 नंबर को 15 में कन्वर्ट करा जाता था, मीन्स 15% हमें मेन वैल्यू करता था। बट अब ये रेशियो डबल कर दिया, 70:30 कर दिया है। मीन्स रिटर्न वैल्यू आपकी रहेगी 70% और जो इंटरव्यू है ना 30%, यानी कि 50% वेटेज हो गई है अब हमारी इंटरव्यू की, क्योंकि 60 मार्क्स का है। 60 मार्क्स को उसको 30 में यानी सीधे सीधे हाफ नंबर करे जाएंगे इंटरव्यू के, बस पहले 1/4 करे जा रहे थे। आई होप आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप लोग मेरा पॉइंट जो है समझ पा रहे हो। पहले जो ये रेशियो था वो 85:15 था। तो जो थोड़े से शाय बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छा होता था और वो रिटर्न में स्कोर अच्छा कर सकते थे। रिटर्न में बहुत अच्छा स्कोर कर लो तो इंटरव्यू में कुछ ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं करा तो इतना फर्क नहीं पड़ता था। बट अभी देखो, अब हमको रिटर्न में भी स्कोर करना पड़ेगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यू की वेटेज 50% है। आपको यहाँ 30 लग रहा है, मैं 50-50 क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि 60 नंबर का इंटरव्यू है वो 30 में कन्वर्ट होगा, यानी 50% वैल्यू है। और मीन्स अब क्या है, जो आपका 180 नंबर का एग्जाम है ना, फर्स्ट मेरिट आने के बाद और इंटरव्यू देने के बाद जो आपका 180 नंबर के मार्क्स है उसको 70 नंबर में कन्वर्ट करा जाएगा। मीन्स 180 में से आपके 70 में उसको कन्वर्ट करा जाएगा, फिर देखा जाएगा 70 में से आपके कितने नंबर बन रहे हैं। फिर जो इंटरव्यू है वो 60 नंबर का है, 60 नंबर में उसको 30 नंबर में कन्वर्ट करा जाएगा। फिर जो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो 100 में से बनेगी, 100 में से आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगी, जिसमें 70 नंबर आपके उसके होंगे रिटर्न के और 30 नंबर होंगे इंटरव्यू के। उसमें से आपके कितने मार्क्स आप करते हो वो आपका डिपेंड करेगा आपकी फाइनल मेरिट पर, ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा उस टाइम पे। तो अब इंटरव्यू के लिए भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे से डेमोस्ट्रेशन तैयार करना पड़ेगा, डेमो टीचिंग भी, इंटरव्यू भी। और रही लैंग्वेज की बात, तो देखो लैंग्वेज तो दोनों में, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही दे सकते हैं, बट अभी ये शायद सही टाइम नहीं है। बट मैं आपके साथ ना डिस्कस करती हूँ कि क्या हुआ था जब मैंने 2017 वाला एग्ज़ाम दिया था, इंटरव्यू दिया था, तो मेरा पवई में पड़ा था, मुंबई में इंटरव्यू पड़ा था पवई में। तो मैंने तो ये सुना था कि जो केवीएस में है ना दोनों लैंग्वेज में इंटरव्यू दे सकते हैं, चाहे हिंदी में या इंग्लिश में, हमारी चॉइस है, ठीक है। तो यही सोच करके मैं पहली बार इंटरव्यू देने गई थी और 2017 में मैं बस 18 साल की थी, मीन्स तो मेरे को इतना ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि कैसे क्या होता है। मैं वहाँ पे जब इंटरव्यू देने गई तो मैं अपना हिंदी में प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था, मीन्स कि ये था कि किसी में भी दे सकते हैं। बट उस टाइम पे अलग अलग जगह में इंटरव्यू पड़े थे, जैसे जयपुर में, बांग्लादेश में, सॉरी कोलकाता में, मुंबई में, तो मेरा मुंबई पड़ा था। तो मैं जब वहाँ पे गई
तो जब मैं अपना डेमो और ये सब दे रही थी ना, तो उन्होंने बोला कि आप ट्राई करो इंग्लिश में बोलने की। मीन्स मेरे उस पूरे सेशन के टाइम पे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया 15 से 20 मिनट में, उन्होंने मुझे कम से कम 2 से 3 बार बोला कि आप इंग्लिश में बोलो, आप इंग्लिश में ट्राई करो। और जबकि मेरे माइंड में ये चल रहा था कि भाई हम तो किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हैं, है ना, किसी भी लैंग्वेज में, बट नहीं, उस टाइम पे था कि आप इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो। तो मीन्स कि आपको इंग्लिश में प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप इंडिया में कहीं भी, फिर उन्होंने बाद में बताया कि आप इंडिया में कहीं भी पढ़ाने जाओगे तो ज़रूरी नहीं है ना हिंदी हर स्टेट का बच्चा समझ पाए, लेकिन इंग्लिश में हम जो है केवीएस का सिलेबस प्रिपेयर करते हैं, केवीएस इंग्लिश मीडियम है, तो इंग्लिश हर एक स्टेट का बच्चा समझ सकता है, चाहे वो नागालैंड हो चाहे चेन्नई हो, तो इंग्लिश में आपको इंटरव्यू देना मस्ट है। उस टाइम पे ऐसा हुआ था। फिर उसके बाद 2018, जिसमें 2019 में 25 जनवरी 2019 में मेरा इंटरव्यू था नोएडा में, यहीं पे। तो वहाँ पे जब मैंने इंटरव्यू दिया, तो अब मैं इस बार इंग्लिश में प्रिपेयर करके गई थी, क्योंकि मेरा लास्ट का था, मेरा पास साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो गया था, तो मैं इंग्लिश में प्रिपेयर करके गई थी। लेकिन जब मैं वहाँ नोएडा में गई, तो नोएडा दिल्ली में तो अब इंग्लिश हिंदी दोनों ही चलती है ना, तो वहाँ पे कोई बैरियर नहीं था लैंग्वेज का। मीन्स मैं वहाँ पे कंफर्टेबल हो गई, इंग्लिश में भी दे सकते थे, हिंदी में भी दे सकते थे, कोई लैंग्वेज का ऐसा बैरियर नहीं था। तो जहाँ मुझे लगा मैंने इंग्लिश में भी दिया, हिंदी में दिया, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो अभी आप लोगों के ऊपर है कि आपका इंटरव्यू कहाँ पड़ता है या कैसे क्या होता है, इंग्लिश मस्ट करेंगे या नहीं, हिंदी में प्रिपेयर कर सकते हैं या नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको बाद में ही मिलेंगी। बट कुछ बच्चे जो टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ रहे थे कि क्या सीन रहता है इंटरव्यू की लैंग्वेज का, तो उनके लिए मैंने अपना एक्सपीरियंस बस शेयर कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं हम थोड़ा सा सिलेबस पे, सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है। सिलेबस ऑफ एग्जाम फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर पीआरटी। तो पहला तो पार्ट 1 है प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेज, आपको पता है 20 मार्क्स का। इंग्लिश के लिए हमको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन यानी कि अनसिन पैसेज आएगा, वो करना है। वर्ड पावर, जिसमें हमारा सिनोनियम्स आता है, एंटोनियम्स आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, और ईडियम्स एंड फ्रेजेस आता है, ठीक है। फिर आता है ग्रामर एंड यूजेस, यानी कि टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, नरेशन हो गए, ठीक है, प्रेपोजिशंस हो गए, जो भी है वो सारी चीज़ें, ठीक है। फिर इसके बाद है हिंदी में भी सेम, पठन कौशल, अनसिन पैसेज, आपठित गद्यांश आएगा, शब्द सामर्थ्य, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये सारी चीज़ें। व्याकरण एवं प्रयुक्ति में आपको पता है संज्ञा, सर्वनाम, है ना, समास, समास हो गए, कारक हो गए, अलंकार हो गए, मुहावरे हो गए, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर है हमारा जनरल अवेयरनेस में, तो इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, तो इसका उन्होंने सिलेबस एज सच मेंशन नहीं किया हुआ है, MNO लिखा हुआ है, मीन्स अभी नीचे है इनका, इनको डिटेल में पढ़ते हैं। इनकी जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर का क्या सिलेबस है। सबसे पहले है पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप, ये 60 नंबर का है। तो हमने पढ़ा था जो अंडरस्टैंडिंग द लर्नर है, ये 15 नंबर की है, ठीक है। तो 15 नंबर में देखते हैं हमें पढ़ना क्या है। तो पहला तो है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट, कि परिपक्वता क्या है, विकास क्या है और वृद्धि क्या है। प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ द डेवलपमेंट, डेवलपमेंट टास्क एंड चैलेंजेस, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा सुना सुना लग रहा होगा, फेमिलियर सा, कि हाँ ये जो है हमने प्रिपेयर कर रखा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिलेबस मुझे केवीएस का सीटेट जैसा लग रहा है, जो सीटेट के टाइम पे हमने प्रिपेयर करा था। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट क्या है, फिजिकल है, कॉग्निटिव है, सोशियो इमोशनल है, मोरल है, एक्सेट्रा। डाइवर्जेंस इन डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, कि इन सारों का एप्लीकेशन क्या है हमारी लर्निंग पर, जो हमने पढ़ा है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पियाजे की, सोशल कल्चर वाइगोत्स्की की, मोरल डेवलपमेंट की, तो इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है। फिर क्या है अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, एडोलसेंस को हमें अंडरस्टैंड करना है, तो उनकी नीड्स क्या होती हैं, चैलेंजेस क्या होते हैं, या इम्प्लीकेशन ऑफ डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, उनको हम कैसे दे सकते हैं, किस तरीके से वो जो है डिज़ाइन करें, ठीक है। इसके बाद है रोल ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज एंश्योरिंग होम स्कूल कंटिन्यूटी। रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी, आपको पता है प्राइमरी हमारी फैमिली होती है और हमारा परिवार होता है, घर होता है, सोसाइटी होती है। सेकेंडरी स्कूल, विद्यालय, समुदाय, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसको कैसे कंटिन्यू करना है, लर्नर के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, वो हमने पढ़ना है, ठीक है। फिर हमारा अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग 15 नंबर की है ये, तो इसमें हमें पढ़ना है कि द थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑन लर्निंग, बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, व्यवहारवाद क्या है ना, जो लर्निंग वाला है, कंस्ट्रक्टिव क्या है, विद स्पेशल रेफरेंस टू देयर एप्लीकेशन फॉर द रोल ऑफ टीचर, द रोल ऑफ लर्नर, नेचर ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, चॉइस ऑफ टीचिंग मेथड, किस तरीके से क्या पढ़ाना है हमको, है ना, क्या हमारे मेथड्स हो सकते हैं, क्लासरूम एनवायरनमेंट किस तरीके का होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन, पावर एक्सेट्रा, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शंस, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटी एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसेस इन स्कूल, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, concept of syllabus and curriculum, overhead and hidden curriculum, foundational literacy and numeracy, early childhood care and education,
कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड लर्निंग एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सारा मोस्टली सिलेबस जो हमने NIOS करी है ना, NIOS का हमने 502 करा है कोर्स, तो उसका से सिलेबस मुझे थोड़ा थोड़ा वहाँ से लग रहा है। अगर आप लोगों ने 502 नहीं करी तो मेरे यूट्यूब पर NIOS लर्निंग सीरीज के नाम से ना एक चैनल बना है, सॉरी एक मीन्स 502 कोर्स करा रखा है। वैसे जो DSSB PRT की तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता ही होगा, बट जिनको नहीं पता, जो KVS PRT के लिए है, उनको डाउट आ रहा होगा कि हम ये कहाँ से पढ़ें। तो आप ये जो टॉपिक है ना, मुझे एज इट इज़ सेम टू सेम जो हमने 502 तक करा है ना NIOS का, सेम टू सेम वही लग रहा है ना। मैं 501 कह रही हूँ ना 503, 502 का एज इट इज़ सिलेबस लग रहा है। तो हम उसको वहाँ से ना प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर इन द सेंस एक आइडिया तो हम वहाँ से ले सकते हैं कि इन पर्टिकुलर पॉइंट्स में होता क्या है या क्या पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी एज सच इसके लिए मेरे पास कोई सोर्स नहीं है, क्योंकि मुझे भी प्रिपेयर करना है। तो लेकिन मैं ये जो है वहाँ पे जा सकती हूँ, वहाँ से पढ़ सकती हूँ, क्योंकि यही सारी चीज़ें तो हमने उसमें पढ़ी हैं, है ना, डिस्कस करी हैं। आप लोगों को भी ये पढ़ के लग रहा होगा, मुझे भी सिलेबस पढ़ के लगा एकदम से, तो आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और मैं ऐसे भी कर सकती हूँ कि ये जो PDF है ना, इसकी फटाफट से 2-2.5 घंटे की PDF लंबी सी वीडियो बनाऊँ, 2-2.5 घंटे में अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, एक एक पॉइंट करूँ, फालतू की बातें करूँ। बट देखो वो मैं नहीं करती, ना मुझे करना है, क्योंकि मेरा मोटिव आपका टाइम वेस्ट करना है ही नहीं। आपका भी टाइम बचाना है, मेरा भी टाइम बचाना है, क्योंकि हमने वो टाइम ना पढ़ाई में देना है। तो इससे अच्छा क्या है, जल्दी से जल्दी सिलेबस करो, इधर उधर की फालतू की वीडियोज़ मत देखो, जितनी जल्दी अपना सिलेबस करो और तैयारी में लग जाओ। जितना टाइम बचा लोगे ना वो आपके लिए ही अच्छा होगा, ठीक है। तभी मैं नहीं टाइम वेस्ट करा रही, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात कर रही हूँ। तो देखते हैं कहाँ पे छोड़ा था हमने। कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस एंड करिकुलम, ओवरडन हिडन करिकुलम, ये सब ये 502 में डिस्कस करा था, ठीक है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, अर्ली चाइल्डहुड केयर इन एजुकेशन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग एक्सेट्रा। इंस्ट्रक्शन प्लान्स क्या होते हैं, देखो ईयर प्लान, यूनिट प्लान, लेसन प्लान, ये भी हमने पूरे एक यूनिट में करा था। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज क्या है, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल, देखो 13 चैप्टर है ये 502 का। असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये देखो उसका ये 15 चैप्टर है 502 का। मीन्स ये वाला जो पॉइंट है ना, सेकंड वाला, स्पेशली अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, इसके लिए आप NIOS के 502 में जा सकते हो, नो डाउट। आप अपने लिए ना उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, अगर आपके पास इन सब पॉइंट्स के लिए एज सच कोई सोर्स नहीं है जैसे मेरे पास, तो मैं यहाँ पे जा सकती हूँ, क्योंकि सिलेबस मुझे लग रहा है कि हाँ ये उसी का है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग एंड एज लर्निंग, मीनिंग, पर्पस एंड कंसिडरेशन इन प्लानिंग ईच, तीनों के बारे में बताना है कि अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन और अधिगम हेतु आकलन, वो सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। एनहेंसिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, क्लासरूम ऑब्जर्वेशन क्या है और फीडबैक क्या देते हैं, रिफ्लेक्शन एंड डायलॉग एज अ मीन्स ऑफ कंस्ट्रक्टिव टीचिंग, कहीं ना कहीं घुमा फिरा के आगे सारे चैप्टर आगे पीछे करके बात वही कर रहे हैं 502 की, ठीक है। फिर नेक्स्ट है क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, कि अब हम बच्चों के लिए लर्निंग एनवायरनमेंट कैसे बना रहे हैं, 15 नंबर का है ये भी। द कॉन्सेप्ट ऑफ नहीं सॉरी 20 नंबर का है ये शायद, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी एंड इंक्लूजन, इम्प्लीकेशन ऑफ डिसेबिलिटी एज सोशल कंस्ट्रक्ट, टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज एंड देयर आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरवेंशन, तो ये NIOS की 506 में है। वो मैंने अभी आपको पढ़ाना स्टार्ट नहीं करा, क्योंकि अभी हम 503 कर रहे हैं, तो पर ये 503 में है कि डाइवर्सिटी क्या होती है, डिसेबिलिटी क्या है, इंक्लूजन क्या है। मीन्स डिसेबिलिटी जो है अधिगम योग्यता, इसका हम इंक्लूजन कैसे करें, ठीक है, उसको समावेश कैसे करें। तो इम्प्लीकेशन डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे सोशल कंस्ट्रक्ट बना रखा है डिसेबिलिटी को, तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, देखो पता है आपको कि जैसे डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ADHD, अफेजिया, अफाजिया, तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी कौन कौन सी हो सकती है। तो मेंटली होती है, एक विजुअल एम्पायर्ड होती है, और एक बोलने वाली, एक सुनने वाली, ये सारी होती हैं। और इनको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इनके लिए हम क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग द क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव डायमेंशन ऑफ मेंटल हेल्थ फॉर ऑल स्कूल्स एंड स्टाफ, प्रोविजाइनिंग फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। सही बात है, देखो मेंटल हेल्थ की ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा सबको पड़ती है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सबसे ज़्यादा अपनी मेंटली हेल्थ से ही अफेक्ट होते हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ना है कि हम मेंटल हेल्थ को एड्रेस कैसे कर सकते हैं, मीन्स कैसे पहचान सकते हैं कि हाँ भैया किसी कोई बच्चा जो है, बच्चा ही नहीं, इसमें स्टाफ के बारे में भी है कि कोई ना कोई स्टाफ जो स्कूल है इस सारी चीज़ों से गुजर रहा है, तो हम उसको कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे एड्रेस कर सकते हैं, फिर उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, मीन्स कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं मेंटल हेल्थ के लिए, फॉर स्टूडेंट्स एंड स्टाफ के लिए। उसके लिए हमें गाइडेंस और काउंसलिंग यूज़ करनी है, तो कैसे, उनके प्रोविज़न क्या है, किस तरीके से गाइडेंस यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से काउंसलिंग करवा सकते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। डेवलपिंग स्कूल एंड कम्युनिटी एज अ लर्निंग रिसोर्स,
आपकी जो स्कूल एंड कम्युनिटी है, आप बच्चों को लर्निंग रिसोर्स कैसे बनाओगे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हर एक चीज़ हम बच्चों को क्लास में बैठे बैठे समझा दें, नहीं, उसके लिए हमें अपने स्कूल की कम्युनिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मान लो हमें बच्चे को कुछ सिखाना है, जैसे हमारे आसपास के हेल्पर हैं, तो हम अपने बच्चों को कम्युनिटी में ले जाएंगे, डॉक्टर की दुकान के पास, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, देखो ये हमारे हेल्पर हैं, बढ़ाई के पास, लुहार के पास, है ना, टेलर के पास, ये लेके जाएंगे, हमारे हेल्पर हैं, हमारी डेली लाइफ में हेल्प करते हैं। तो कम्युनिटी इस तरीके से लर्निंग रिसोर्स बन रहा है, तो इस तरीके से आप कैसे इसको और यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप। तो स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप क्या है, 10 नंबर की है ये। तो लीडर एज रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर, टीम बिल्डर, इनिशिएटर, कोच एंड मेंटर। तो जो हमारा जो लीडर है, यानी कि आप वुड बी टीचर हो आप, तो आपको क्या रोल करना है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर यूज़ करना है, टीम बिल्डर आपको बनना है, इनिशिएटर आप बनोगे, कोच एंड मेंटर आप सबका काम करोगे, ठीक है। पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल लीडरशिप। स्कूल लीडरशिप कितने तरीके की होती है, इंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड ट्रांसमोटिव। देखो ये भी हमने डिस्कस करा था 501 में था, लेकिन ये स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम जब हमने पढ़े थे तो उसमें थोड़ा सा था। देखो इंस्ट्रक्शनल क्या होती है, केंद्रीय वाली आपने पढ़ा ना, केंद्रीकरण वाली, कि केंद्रीकरण, एक ने ऊपर आदेश दिया उसको सब पालन करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या है कि सब में बांट देना इधर उधर, और ट्रांसफॉर्म क्या है, ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रांसफॉर्म होना, है ना। तो जब अभी हम लीडरशिप करेंगे अभी, तब उसको हम अच्छे से और डिटेल में डिस्कस करेंगे। विजन बिल्डिंग, गोल सेटिंग एंड क्रिएटिंग अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। विजन बिल्डिंग करना है आपको, मतलब कि ये सारा हमने 501 में डिस्कस करा है वैसे एनआईओएस के, तो वहाँ से थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है, थैंक गॉड। गोल सेटिंग करना है, एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है, और उसमें ये भी पढ़ा था हमने कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान में कौन कौन से लोग जो है इंक्लूड होते हैं, मीन्स किस किस के अंदर कौन कौन सी अथॉरिटीज़ आती हैं जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाती हैं। यूजिंग स्कूल प्रोसेस एंड फॉर्म्स फॉर स्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, एनुअल कैलेंडर, टाइम टेबलिंग, पेरेंट टीचर forums, स्कूल असेंबली, टीचर डेवलपमेंट forums, यूजिंग अचीवमेंट डेटा फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, स्कूल सेल्फ असेसमेंट इन इम्प्रूवमेंट। मीन्स कि इतना जो बड़ा पैराग्राफ है, इसको घबराओ मत, कुछ भी नहीं है इसमें। आपको ये देखना है कि स्कूल प्रोसेस है वो कैसे होता है, एनुअल कैलेंडर कैसे तैयार होता है। जैसे जब हमारा कोई भी स्कूल स्टार्ट होना होता है, उससे पहले पूरा एनुअल कैलेंडर आ जाता है कि इस दिन स्कूल की छुट्टी होगी, इस दिन ऑफ नहीं रहेगा, तो वही है एनुअल कैलेंडर कैसे बनता है, टाइम टेबल क्या रहेगा, कब कौन सा पीरियड लगता है, कैसे क्या है, पेरेंट्स टीचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, स्कूल असेंबली कैसे होगी, ये सारी चीज़ें जो हम एक स्कूल में रहते हुए करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करना है, ताकि जब अभी हम टीचर लग जाएंगे तो उसको और अच्छे से कर पाएँ अपने स्कूल में। तो जो हम आगे करने वाले हैं उसको थोड़ा सा बस अभी पहले से हमने अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ना है। लर्निंग क्या होती है, स्कूल सेल्फ असेसमेंट क्या है, और उसको इम्प्रूव कैसे करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। फिर लास्ट पॉइंट है इस पॉइंट का, इस मेन हेडिंग का, क्रिएटिंग पार्टनरशिप विद कम्युनिटी। कम्युनिटी के साथ भाई पार्टनरशिप बनाओ, लगाव बढ़ाओ बढ़िया से। इंडस्ट्री एंड अदर नेबरिंग स्कूल, जो आसपास के नेबर स्कूल हैं उनसे अच्छा करो, गेम करवा के, पार्टिसिपेशन करवा के, उनके बीच में कंपटीशन करवा के, गेट टुगेदर करके। एंड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, उन्हें घुमाने लेके जाओ, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आसपास के स्कूल लेके जाओ, सो दैट कि अगर उनको लगता है कि कुछ चेंज है हमारे स्कूल में या कुछ चेंज करने चाहिए, तो बच्चे खुद से इनिशिएटिव ले, आगे घुमाओ। फॉर्मिंग लर्निंग कम्युनिटीज़, ताकि लर्निंग कम्युनिटीज़ जो है हमारी फॉर्म हो सके, ठीक है। और ये जो हमारा इस पॉइंट है ये है पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन। पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन मीन्स कि अब तक हमारे एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस हुई हैं, हिस्ट्री, बेसिकली फिलॉसफी, राइट, है ना। उसको थोड़ा सा भी डिटेल में पढ़ते हैं, क्या है रोल ऑफ स्कूल इन अचीविंग एम्स ऑफ एजुकेशन। जो हमारे स्कूल, जो हमारी एजुकेशन का एम है, उसको हेल्प करने में हमारे जो स्कूल हैं वो किस तरीके से हेल्प करते हैं, ठीक है। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसमें क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। इसमें तो आपको पता ही है, अब बच्चों की जो स्कूलिंग है वो 2-3 साल से स्टार्ट कर दी है, 2 साल 5 साल से पहले वो 3 से 4 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में जाएगा। तो वैसे यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अच्छे से पढ़ी रखी होगी, है ना। तो कोई नहीं, फिर भी ये जो पॉइंट है वो पढ़ देते हैं, बाकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को घोट के पीना है। द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग, फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी क्या होती है। देखो फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमरेसी अलग है, एक तो नंबर में आती है, एक लिटरेसी अलग है, इसको करेंगे डिटेल में। करिकुलम एंड पेडागोजी इन स्कूल क्या है, होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड लर्निंग क्या होती है, एडुकेटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन क्या है, लर्निंग फॉर ऑल क्या है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग क्या है, एंड एजुकेशन क्या है। कॉम्पिटेंसी मीन्स योग्यता, योग्यता आधारित क्षमता, और योग्यता आधारित लर्निंग क्या है, ठीक है। सो वो है। थर्ड पॉइंट है गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर चाइल्ड राइट, प्रोटेक्टिंग एंड प्रोविजनिंग फॉर राइट फॉर चिल्ड्रन टू सेफ एंड सिक्योर स्कूल एनवायरनमेंट, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। तो ये सारा हमको पढ़ना है। चाइल्ड राइट क्या है, जैसे 2000 जो
पोस्ट का कुछ करके आया था ना, पोस्ट को चाइल्ड के लिए राइट, वो सारा कंपलसरी एजुकेशन ये सारा पढ़ना है। हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन विद स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, ठीक है। फिर है स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलर एरियाज, स्कूल स्टेजेस, पेडागोजी एंड असेसमेंट, वो सारा पढ़ना है। जो हमारे स्कूल में रहते हुए हमारे जो प्रिंसिपल होते हैं, पर्सपेक्टिव क्या है कि भाई हम बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, क्या है, लर्निंग एंड नॉलेज क्या है, करिकुलर एरियाज क्या है, स्कूल स्टेजेस, जिला डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। और ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है मैं थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करूंगी। हिस्टोरिकल स्टडी द नेशनल पॉलिसी इन एजुकेशन मीन्स, जो हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 1968 की, 1986 की, उसको भी पढ़नी है, ठीक है। और सिर्फ नेशनल पॉलिसी नहीं, इसमें जो आए थे ना कोठारी कमीशन, एजुकेशन कमीशन, मुदालियार आयोग, उसको भी पढ़ लेना, छोड़ना मत। देखो कुछ भी छोड़ के मत जाना, जितना हो सके पढ़ लेना। अच्छा खासा सिलेबस है आपको, बस देखो नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, बस करना है अब कैसे भी, है ना, तो इसको अच्छे से करके जाना। फिर ये अब तक जो हमारा पेपर था ये प्रिपेयर हो गया पूरा 100 नंबर का, ठीक है। 100 नंबर का आप लोगों ने पढ़ लिया, मीन्स सिलेबस अभी तो पढ़ोगे आप 20 और 20 40, और ये 60 हो गए 100 नंबर का। और ये जो 80 नंबर का है, ठीक है, इसको सिलेबस जो है यहाँ पे नहीं दिया हुआ, नीचे दिया हुआ है, तो मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट लेके चलती हूँ। मैं आपको बताती हूँ उसमें कि 80 नंबर में क्या है, ठीक है। ये ऐसे ही अदर अदर सब्जेक्ट के और सिलेबस जो सारे दे रखे हैं, मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लेना। स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, हमारे PRT का भी है, ख़त्म हो गया नहीं अभी आएगा। ये सबके सिलेबस के बाद एकदम लास्ट में दिया हुआ है, जो हमारा 80 नंबर का है ना वो। जब आप लोग भी PDF डाउनलोड करोगे ना तो एकदम लास्ट में आना, बिल्कुल बहुत नीचे दे करके सारी चीज़ें के बहुत बाद लास्ट में दिया हुआ है। तो ये रहा जो हमारा 80 नंबर का है ना, वो है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस क्या है PRT के लिए, तो देखो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और EVS। तो ये जो हमारा पहले वाला था उसमें 20-20-20 नंबर का था, मीन्स हिंदी और इंग्लिश तो 15-15 नंबर की थी। खैर अब जो भी है ये 20-20 नंबर का है, मीन्स 80 नंबर है और 4 सब्जेक्ट हैं। तो अभी मेंशन नहीं है कि कौन कितने नंबर का आएगा, बट वैसे ही अंडरस्टूड वाली बात है कि 4 सब्जेक्ट है और 80 नंबर है, तो 20-20 नंबर के ही आएगा, है ना। ये मैं खुद से एक अप्रोक्सीमेट अजम्पशन कर रही हूँ, बाकी चेंज भी हो सकता है। ये 1st to 5th के लिए हमारा। अब देखो क्या है, सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ NCERT CBSE सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लासेस 1st to 5th एज इंडिकेटेड अंडर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट हेडिंग। अभी आपसे कह रहा है जो आपको ये सब्जेक्ट स्पेसिफाइड सिलेबस करना है ना, ये आपको NCERT की बुकें या जो CBSE की बुकें है उनका सिलेबस है और उनकी टेक्स्ट बुक के गो थ्रू होना है, यानी कि 1st to 5th, ठीक है। 1st to 5th की बुकें पढ़नी है आपको इन सब्जेक्ट्स के लिए। हालांकि ये साथ में ये भी ऐड कर रहे हैं कि हमने इसका सिलेबस आपको प्रोवाइड कर लिया है, फिर भी आपको 1st to 5th की बुकों में जाओ, क्योंकि भाई आप जब टीचर बन जाओगे ना KVS की, तो वहाँ पे NCERT की बुकें लगी हुई हैं और आपको 1st to 5th की NCERT की बुकें पढ़नी है और पढ़ानी है, तो इसलिए। बाकी इन्होंने लिखा है देखो, हाउएवर द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दीज कॉन्सेप्ट एट द लेवल ऑफ सीनियर सेकेंडरी। भले ही आप CBSE की 1st to 5th की बुक के साथ जाओ, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग देखेंगे ना ये लोग, वो आपके 10 की 12th क्लास तक की देखेंगे। देखो अप टू क्लास 12th जो उनका लेवल और अंडरस्टैंडिंग होगा वो। तो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का देखो क्या सिलेबस है, ग्रामर है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इज, एम, आर, हैज, हैव, टेंस फॉर्म, सिंपल प्रेजेंट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सिंपल पास्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस, सारे तो उन्होंने ऐड कर दिए, तो क्यों मेंशन कर रहे हैं अलग से। एक्सप्रेसिंग फ्यूचर, विल एंड बी गोइंग टू, आर्टिकल्स, दिस, दैट, दीज, दोज, आर्टिकल्स अलग होती हैं ये अंदर, है ना, दिस, दैट, दोज, दीज अलग है। एज डिटरमाइनर्स एंड एम्प्टी सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड्स एंड और बट, पंचुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कोमास, पोजेसिव एडजेक्टिव एंड प्रीपोजिशंस। भाई देखो ग्रामर ये वाला करके चले जाना, जैसे जो SSC CGL की आती है ना, मतलब, और जैसे DTPLSB की जो भी मैं वहाँ पे मैथ का खाती हूँ, जो मेरी वो कैब होती है ना, उसमें ग्रामर का तो ठीक ठाक है। और बाकी देखो सिलेबस भी थोड़ा सा ग्रामर का सही से लग रहा है, तो कर सकते हैं आराम से, है ना। दीज, दैट, दीज, दोज, क्वेश्चन वर्ड्स, तो ये अच्छे से इसको छोड़ना मत प्लीज़, इंग्लिश करके जाना। हिंदी है, हिंदी में क्या है, व्याकरण, संज्ञा, विशेषण और वचन की पहचान और व्यवहारिक प्रयोग क्या है उनके। गणित के पाठ्यक्रम के अनुरूप हिंदी में संख्याएं, ओहो, जैसे 1 2 3 4, संयुक्त अक्षरों की पहचान, पर्याय और विलोम शब्द, स्तरानुकूल, सर्वनाम और लिंग की पहचान, विशेषण का संज्ञा के साथ सुसंगत प्रयोग, वचन का प्रयोग, क्रिया, काल और कारक चिन्हों की पहचान, शब्दों के संदर्भ में लिंग का प्रयोग, ठीक है। मैथ्स में देखो, मैथ्स का सिलेबस पहले बहुत ज़्यादा था, इन्होंने बहुत कम कर दिया, बट फिर भी ये सारे टॉपिक मेन ना इसमें कवर कर ही लेंगे। जैसे ज्योमेट्री है, इसमें देखो शेप्स एंड स्पेशियल अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबरिंग, काउंटिंग एंड ऑपरेशन ऑफ नंबर्स। देखो ऑपरेशन और नंबर्स 4 होते हैं हमारे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पता नहीं इन्होंने क्या करा है,
मीन्स इनके अंदर के पॉइंट्स नहीं दिए, वो एक ही उसको इतना डिटेल में कर रखा है। जैसे नंबर को इन्होंने कितना एक्सप्लेन करा हुआ है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और पॉइंट्स नहीं दिए कोई नहीं। और क्या है, डिवीजन, मेंटल अर्थमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, मनी, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेटा हैंडलिंग पैटर्न, ये सारा सिलेबस आप देखोगे ना 5th क्लास की बुक का दे रखा है इन्होंने। 5th क्लास तक ना एनसीईआरटी की बुकों में यही है, मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, टाइम, डेटा, यही है, उसमें से ही है। मीन्स इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। पहले तो क्या था, सब था, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट एंड लॉस, सारी चीज़ें थी, इंटरेस्ट, एसआई। बट इस बार शायद ये थोड़ा सा आसान कर देंगे, ये नहीं है इतना ज़्यादा इन्होंने नहीं लिखा, और शायद ये सिलेबस से बाहर से ना दे भी ना। और ये जो हमारी एनवायरनमेंट साइंस है ईवीएस, ये जो हमारी आपको पता है जो ईवीएस है हमारी 5 थीमों में बटी हुई है, तो वो थीम दी हुई है इन्होंने, फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रेवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, 5 नहीं सॉरी 6 थीम है, और इसके अंदर अभी इसकी सब थीम्स हैं, मीन्स इसके अंदर भी बहुत सारे हैं। तो हमें ये प्रिपेयर करना है, तो बेसिकली आपको इसके लिए कहाँ जाना है, एनसीईआरटी की बुकों की हेल्प लेनी है, स्पेशली मैथ्स एंड ईवीएस के लिए। देखो मैथ्स का सिलेबस कोई हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, इन्होंने बहुत कम कर दिया सिलेबस, जबकि जो हमारे कंपटीशन वाले एग्जाम में आता है उसमें बहुत ज़्यादा होता है। बट ये बहुत इजी है, ये सिर्फ सीटेट वाला है, तो सीटेट की मैथ्स कैसे आती है आप लोग वो जानते हो। बाकी आई विश की एग्जाम में भी इसी तरीके की मैथ्स आए, इससे ज़्यादा का कुछ ना हो। ठीक है, तो ये हमारा डिटेल सिलेबस था पीआरटी का। ठीक है, पीजीटी टीजीटी का अभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, या आपको जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है।